नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वृद्धाश्रम। विनोद जी अंदर बैठे बाहर से आती खिलखिलाने की आवाजें सुन रहे थे। मन ही मन दुखी थे और उनकी नजर बार बार बाहर जा रही थी। बाहर बैठे उनका बेटा आदेश और बहू काव्या चाय नाश्ता कर रहे थे। विनोद जी को चाय नहीं दी गई और बाहर दोनों चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद उठा रहे थे। काव्या ने आदेश से कहा, आदेश थोड़ा और खा लो ना, तुम्हारी पसंद के गोभी के पकौड़े बनाए हैं, कहीं तो और चाय बना दूं। आदेश ने कहा, नहीं काव्या, अब तो गले तक पेट भर गया है, अब नहीं खाया जाएगा, तुम रख दो, बाद में खा लूंगा। आदेश के मना करने पर भी बाकी बचे पकौड़े विनोद जी को नहीं दिए गए और काव्या ने बाकी पकौड़े किचन में वापस रख दिए। प्लेट वापस ले जाते समय काव्या ने ससुर जी की तरफ इशारा करके कहा, देखो कैसे देख रहे हैं, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, लालच से भरे पड़े हैं। आदेश ने भी कहा, देखने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये सब देखकर वो अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर बहुत रोए। साधना, आज तुम होती तो ये सब नहीं होता। मैं तो इन पर बोझ हूँ। साधना, काश तुम जिंदा होती। फबक कर रोते विनोद जी पत्नी की याद में तड़प उठे थे। विनोद जी अपने ही घर में इतना ज्यादा उपेक्षित होते थे। स्थिति ये थी कि वो चाहकर भी कुछ मांग नहीं सकते और कुछ कहने पर जवाब तो उल्टा ही मिलता, जिस कारण दिल बहुत दुखी होता था। शाम को विनोद जी घूमने निकल जाते थे और साथ में अपनी पोती को भी घुमा कर लाते थे। काव्या बेटी के लिए साथ में कुछ खाने का सामान दे देती थी, जिसे भूख लगने पर विनोद जी उसे खिलाया करते थे। लेकिन वापस आने पर काव्या का शक ससुर जी पर ही रहता और वो अपनी बेटी से पूछा करती, सब तुमने ही खाया ना बेटा, दादू ने तो नहीं खाया, उन्होंने तुमसे मांगा तो नहीं। ये सुनकर विनोद जी को बहुत बुरा लगता, मगर काव्या से कुछ भी कहना तो झगड़ा मोल लेने के बराबर था, क्योंकि जरा सा कुछ कहते ही वह घर को सिर पर उठा लेती थी। कहने लगती कि इतना क्यों बोल रहे हैं, इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है, अगर नहीं खाया है तो डरते क्यों हैं, आपको बुरा क्यों लगता है। विनोद जी काव्या के मुंह लगना नहीं चाहते थे, इस कारण कुछ ना कहते थे। एक बार उनके दोस्त का फोन आया और बहुत देर तक उससे फोन पर बातें करते रहे। विशाल, अच्छा किया जो वहां चले गए, कम से कम सुकून तो होगा और जीवन के आखिरी दिन अच्छे से बीत जाएंगे। काव्या ने ये बातें सुन ली और आदेश के कान भरने लगी। देखो आदेश, तुम्हारे पापा ना जाने किस किस के आगे फोन पर रोते रहते हैं, घुमा फिराकर बातें करते हैं और जैसे मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे सब समझ आता है। आदेश ने काव्या से कहा, ऐसा करो, कुछ दिन घर चली जाओ तो मन शांत हो जाएगा। काव्या ने झट से मना करते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, जैसे जाना वो जाए। काव्या ने विनोद जी को आते हुए देखकर कहा। फिर कमरे में जाकर काव्या ने कहा, आदेश, तुम अपने बाप के सामने मुझे घर जाने की बात मत किया करो। एक तो भाभी से बनती नहीं और मेरी मम्मी भी जाने क्या क्या मुझको ही कहती रहती हैं, और फिर अगर घर से कुछ दिन भी गायब हो गई ना तो तुम्हारा बाप अपनी मनमानी करेगा। तुम्हारे इस भूखे बाप के ऊपर तो कभी अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। आदेश ने हंसकर कहा, तो मत जाओ, मैंने कौन सा जिद की है। काव्या की अपने घर में भाभी से नहीं बनती थी, इस कारण वो कभी अपने घर ही नहीं जाती थी। माँ से भी कभी कभी ही बात करती थी। काव्या जब भी फोन पर अपनी माँ से अपने ससुर के बारे में बात करती तो उसकी माँ उसे ही समझाने लगती और काव्या गुस्से में फोन काट देती थी। विनोद जी अपने ही घर में मन मार कर रहते थे, ना तो पेट भर खाना मिलता था और ना ही सुकून था। काव्या की निगाहें हर वक्त उन पर सीसीटीवी की तरह लगी रहती थीं। साधना जी के जाने के बाद एक बार घर में त्योहार पर बढ़िया खाने की खुशबू उड़ रही थी, जाने क्या क्या बन रहा था और खुशबू ने भी भूख को दुगना कर दिया था। दोपहर तक विनोद जी ने इंतजार किया, लेकिन खाना सामने नहीं आया। सुबह से नाश्ता तक नहीं दिया गया था, लेकिन विनोद जी चुपचाप देख रहे थे। दोपहर के 2:30 उन्होंने आदेश से कहा, बेटा बहू से कहो कि खाना दे दे, जोर की भूख लगी है। उस समय आदेश ने जाकर काव्या से कहा तो काव्या ने विनोद जी के आगे प्लेट लाकर रख दी, लेकिन प्लेट देखकर विनोद जी की निगाहें थम गईं। ये क्या, खिचड़ी? आज तो त्योहार है ना, खाने की बढ़िया खुशबू भी आ रही थी, तो खिचड़ी क्यों? विनोद जी ने आदेश से कहा तो अंदर से काव्या दंदनाती हुई आई, पापा, आपको तो मम्मी बिगाड़ कर गई हैं, आपकी जुबान पर तो बस लालच बैठा है। आपके लिए खिचड़ी बनी है और पूरी पराठे तो आपको हजम नहीं होते हैं, इसलिए खिचड़ी बनाई है। विनोद जी ने कहा, अरे बहू, आज तो खा ही सकता हूँ और रोज तो सादा खाना ही खाता हूँ। काव्या ने आंखें निकाल कर कहा, चुपचाप यही खाइए, बहाने मत दीजिए, अपनी लालची जुबान को काबू कीजिए, ये चलती बहुत है।
ऐसा जवाब सुनकर विनोद जी देखते रह गए। हैरानी हो रही थी कि ये वही बहू है जो अपनी सास के सामने पापा पापा कहते नहीं थकती थी, और अब उसके जाने के बाद ऐसे शब्द निकालते हुए जरा सा सोच भी नहीं रही है। इसने तो संस्कार मर्यादा सब ताक पर रख दिए हैं। लेकिन विनोद जी को अपनी इज्जत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने खामोश रहना शुरू कर दिया। अगर कभी काव्या इनको बेमन से खाना खाते भी देख लेती तो भी तूफान खड़ा कर देती और कहती, देखो कैसे मुंह बनाकर खा रहे हैं, भगवान का शुक्र करें कि ये सब भी मिल रहा है। विनोद जी बस आंसू पी कर रह जाते और जैसा देती वैसा खा लेते। कभी नमक तेज कर देती तो कभी मिर्च, जिससे उनका पेट खराब हो जाता और फिर कहने का बहाना ढूंढती कि देखा आदेश, इनको हजम तो होता नहीं है और फिर खाते क्यों हैं। एक बार विनोद जी सुबह के समय अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। बाहर से काव्या ने देख लिया और काव्या ने कहा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए कपड़े प्रेस हो रहे हैं। ताने देकर बात करती काव्या ने आदेश को इशारा किया था। आदेश ने कहा, अरे जाने दो, जहां जाते हैं। काव्या ने भी दांत पीस कर कहा, हाँ मुझे क्या, जल्दी से बला टले, मेरा तो बोझ ही कम होगा। सारी बातें विनोद जी ने सुन ली थी। उन्होंने कपड़े प्रेस करने के बाद कहीं फोन किया, जो जगह तुमने बताई थी ना, उसका एड्रेस मुझे दे दो, मैं भी वहां आना चाहता हूँ। 1 घंटे बाद विनोद जी बैग उठाकर निकल रहे थे और उन्होंने गर्दन घुमाकर ड्राइंग रूम में बैठे आदेश को देखा। लेकिन आदेश अपने फोन में बिजी रहा और उसने अपने पिता से कुछ पूछने की जरूरत न समझी। काव्या ने धीरे से कहा, देखो उधर तुम्हारा बाप कहाँ जा रहा है। आदेश ने बिना गर्दन उठाए कहा, जाने दो, तुम्हें भी तो यही चाहिए, और बस दुआ करो कि वापस ना आए। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। विनोद ने वापस लौटकर अपनी सोती हुई पोती के माथे को प्यार से सहलाया और नजर भरकर उसे देखा। फिर वो सीधे कदमों से बिना इधर उधर देखे बाहर निकल गए और बाहर जाकर पीठ घुमाकर एक बार अपना घर देखा। मन ने कहा, जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब रुकने का कोई कारण भी नहीं। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और उन्हें अपनी बाजू से पोंछते हुए अपनी मेहनत से बनाया आशियाना छोड़कर वो दूर निकल गए। 2 घंटे बाद बस से यात्रा करके वहीं पहुंच गए जहां का पता उन्होंने फोन पर किसी से मांगा था। ऑटो से उतरकर गेट के सामने खड़े हो गए। सामने लिखा था, सहारा ओल्ड एज होम। विनोद जी ने मन में कहा, अब यही मेरा भी सहारा है, मेरा नया घर, मेरे जीवन का अंतिम घर। विनोद जी आंखों में ऐसा सोचकर एक बार फिर से आंसू उमड़ आए थे, लेकिन उन्हें पहुंचकर उन्होंने गेट में कदम रख दिया। अंदर जाकर वो अपने मित्र से मिले जिनका नाम विशाल था। उन्हें उनके ही कमरे में रहने को एक बेड दे दिया गया। विनोद जी सामान रखकर उनके गले लगकर रो पड़े। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत कुछ होता है तो ये भी सही। फिर उसके बाद बैठकर उनके दिल का हाल सुनते रहे, जिससे विनोद का दिल हल्का होता गया। उन्हें दुख इस बात का भी बहुत था कि किसी ने भी उनसे चलते समय पूछा तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अपनी ही औलाद से सपने में भी कभी ऐसी आशा नहीं थी। इधर काव्या ने विनोद जी के जाते ही उनका कमरा खंगालना शुरू कर दिया। उसे उनकी एक डायरी में लिखा वो एड्रेस मिल गया और एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था कि मैं तुम दोनों को अपने बोझ से आज़ाद कर रहा हूँ। अब तुम दोनों खुश रहो और मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। काव्या ने दोनों चीजें आदेश के सामने रखकर कहा, तुम्हारा बाप तो ऐसे गया है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो कि अब हम गाजे बाजे के साथ उसे वापस लेने आएंगे। उम्मीद तो यही होगी उसने, लेकिन बड़ी मुश्किल से तो बला टली है। फिर से घर में नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से गया है, हमने निकाला थोड़ी है। आदेश की भी खुशी का जैसे ठिकाना नहीं था। उसने कहा, अब तो खुश हो जाओ, अब कोई समस्या नहीं, पूरा घर तुम्हारा है। पापा के कमरे से उनकी सारी चीजें हटवा दो। काव्या और आदेश जैसे दोनों इस बात पर खुशी मना रहे थे और उधर विनोद जी फिर भी उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कभी तो बेटा याद करेगा या फिर मिलने आएगा, लेकिन कोई आने वाला नहीं था और ये गलतफहमी भी वक्त के साथ जाती रही। वहां पर उदास बैठे रहने वाले विनोद जी अब घुल मिल गए और मुस्कुराने भी लगे। एक दिन दोनों पार्क में चहलकदमी कर रहे थे कि तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और एक महिला जो थोड़ी झुकी सी थी वो बाहर उतरी। विशाल जी ने देखते ही कहा, देखो विनोद, आज फिर कोई यहाँ किसी अपने को छोड़ गया है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी के करीब पहुंचे तो इस बुजुर्ग महिला ने चेहरा ढक लिया और दोनों उसको देख नहीं पाए। दूसरी तरफ से उतरकर एक आदमी आया और बोला,
मुझसे तो यही तक छोड़ने को कहा था, अब आप खुद अंदर चली जाओ, ये लो अपना बैग। वो व्यक्ति ड्राइवर लग रहा था, उसने बात हाथ में दिया तो बुजुर्ग औरत अंदर चली गई और गेट का चौकीदार उनको ऑफिस तक ले गया। झुकी हुई बुजुर्ग महिला काफी परेशान मालूम हो रही थी। उसका चाल सुस्त थी और वो अपने ढके चेहरे को पल्लू से पोंछ रही थी। वो शायद रो रही थी। विशाल जी और विनोद जी देखते रहे और कहने लगे, उम्र होने पर ये शरीर जब काम नहीं रहता तो अपने ही घर से ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। अब ये भी किसी की पत्नी होगी, दादी नानी होगी, मगर उससे ज्यादा महत्व तो इनकी जिम्मेदारी और इनके बोझ का है जो किसी से उठाया नहीं जा रहा होगा और यहाँ भिजवा दिया। कितना दुख होता है यार। दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। जब हॉल में सभी बुजुर्ग खाना खाने इकट्ठा हुए तो विनोद जी को वो महिला कहीं दिखाई नहीं दी। चेहरा तो उसका देखा ही नहीं था, लेकिन उनकी चाल ढाल से पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं दी। सोचा कि पहला दिन था तो नहीं आई होंगी, लेकिन शाम को वो दिखाई दी। मगर उस महिला ने कुछ नहीं खाया, अपना चेहरा ढके रही। विनोद जी ने अपने दोस्त से कहा, जाने क्यों वो अपना चेहरा इस तरह ढक रही हैं। तो विशाल जी ने कहा, हो सकता है वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती हो, घर की याद करती होंगी बेचारी। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद घुल मिल जाएंगी, फिर घर की याद नहीं आएगी। विनोद जी ने कहा, मैं कुछ बात करके देखूं, क्या पता उनको अच्छा लगे। विशाल ने समझाया, ऐसे में बोलना ठीक नहीं होता, अपने आप को खुद ही संभालना होता है। इस तरह विनोद जी उनको बस दूर से ही देखते रहे। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वो खाना कम खाती थी और इस महिला का नाम मात्र का खाना जारी रहा। वो अपने घर की याद में रोती रहती और कुछ खाती नहीं थी। उनकी पहचान उसके कपड़ों और पल्लू की एक कदकाठी से ही होती थी। 1 महीना होने को आ रहा था, लेकिन महिला के स्वभाव में बदलाव ना आया और एक दिन वो दोपहर का खाना खाने नहीं आई। जब शाम को भी नहीं आई तो विनोद जी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने विशाल से कहा, यार मुझे इस महिला के बारे में जिज्ञासा हो रही है, जाने आज क्यों नहीं आई, कहीं उनके घर में कोई लेने तो नहीं आ गया और वो वापस चली गई हो। विशाल जी ने कहा, तो अच्छा है ना। विनोद जी ने कहा, लेकिन मुझे ना जाने क्यों जानने की इच्छा हो रही है, कल सुबह देखता हूँ। रात हो चुकी थी और विनोद जी सो गए थे। अगली सुबह होते ही नाश्ते के समय वो हॉल में पहुंचे, मगर वो नहीं आई। पूछने पर भी कोई बता न सका। सबने कहा कि उनका नाम क्या है, मगर नाम तो विनोद जी जानते ही नहीं थे। उन्होंने फिर थोड़ा इंतजार किया, मगर दोपहर में वो नहीं दिखाई दी। इसके बाद विनोद जी ने मैनेजर से जाकर पूछा, उनका हुलिया बताकर कहा, वो महिला कहाँ है, बड़ी दुखी सी लगती थी, वो ठीक तो हैं। मैनेजर ने कहा, वो रूम नंबर 104 में है और काफी दिन से बीमार है, क्योंकि खाना ठीक से नहीं खाती थी और घर को याद करके रोती रहती थी। विनोद ने दुख व्यक्त किया और कहा, क्या मैं मानवता के नाते एक बार कुछ देर के लिए उन्हें देख सकता हूँ। क्या है ना, वो चेहरे को ढके रहती हैं और अंदर ही अंदर रोती भी थी, तो सोचा एक बार देख ले। मैनेजर ने उन्हें उनके कमरे में जाने की इजाजत दे दी और वो कमरा नंबर 104 में जा पहुंचे। इस समय वो लेटी थी। विनोद जी उनके पास पहुंचे तो देखकर चौंक गए। उन्हें देखकर इस बुजुर्ग महिला ने चेहरा छुपाने की कोशिश भी की, मगर विनोद जी ने कहा, अब जब देख ही लिया है समधन जी तो सब चेहरा ढकने की रहने दीजिए, मुझे आपको यहाँ देखकर दुख हुआ। ये महिला विनोद जी की बहू काव्या की माँ बिमला जी थी, जिसे उनकी अपनी बहू ने यहाँ आश्रम में भिजवा दिया था। विनोद जी की बात सुनकर बिमला जी फपक पड़ी। अब तक वो विनोद जी के सामने न आने की पूरी कोशिश करती रही थी, लेकिन आज विनोद जी इन तक खुद आ पहुंचे थे। उनकी समधन बिमला जी ने कहा, समधी जी, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी बेटी के रहते आप यहाँ तक पहुंच गए। उसके किए के कारण ही मैं आपसे नजर नहीं मिला पा रही हूँ। शर्म आती है कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। विनोद जी ने कहा, अब कुछ भी हो, मगर आप भी अब मेरी तरह ही इसी दुख से जूझ रही हैं। काश आपके साथ ऐसा ना होता। तब बिमला जी ने कहा, मैंने कितनी बार काव्या को समझाया था, लेकिन जैसे बड़ों की इज्जत करना तो उसे आता ही नहीं। आप जैसा ससुर मिलना किस्मत की बात है, मगर ये बात उसके समझ में नहीं आई। मैंने ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी। लेकिन इस बार विनोद जी रो पड़े और बोले, कमी तो मेरे संस्कारों में भी रह गई बिमला जी, नहीं तो मेरा बेटा मुझे कभी घर छोड़ने की नहीं देता। दोनों बैठे हुए अपना दुख बांटते रहे और मन हल्का करते रहे। दिन बीतते रहे और दोनों खाने के हॉल में मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर ही खुश हो जाते और ये मानकर कि कोई इधर अपना भी है, दिल को मना लेते। अब बिमला जी
पहले से स्वस्थ हो गई थी और अब उन्हें बागबानी करने का काम दे दिया गया था, जिससे उनका मन भी लगा रहे। विनोद जी का समय भी मैनेजमेंट की हेल्प करने दे कटने लगा था। एक दिन अचानक विनोद जी से कोई मिलने आया और उन्हें ऑफिस में बुलाया गया। वहां जाकर सामने देखते ही वो हैरान हो गए, क्योंकि सामने बेटा और बहू खड़े थे। उन्हें देखते ही विनोद जी को गुस्सा आया और उन्होंने पीठ घुमाकर कहा, अब क्या लेने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आदेश ने उनके सामने आकर कहा, पापा, हम आपको ले जाने आए हैं। आपकी पोती रिया के जन्मदिन की पार्टी रखी है, आपको साथ चलना है। विनोद जी ने तुरंत कहा, ओह अच्छा, इसलिए यहाँ आए हो? तुम दोनों को समाज और सोसाइटी में अपनी इज्जत जो बचानी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? विनोद जी की बात सुनकर काव्या आगे आई। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, बस एक बार आ जाइए, सब लोग आपका वेट करेंगे, आपको पूछेंगे। विनोद जी के कई बार इनकार करने के बाद दोनों नहीं माने, तो फिर विनोद जी ने यह शर्त रख दी कि रात को ही उन्हें आश्रम वापस भेजा जाए, तभी वो जाने को तैयार हैं। वो उस घर में अब बिल्कुल नहीं रुकना चाहते। इस बात पर दोनों मान गए और विनोद जी को तुरंत अपने साथ ले गए। कार में बैठकर विनोद जी का मन बहुत दुखी था और वो ऐसी औलाद पाने पर दुख को ही कोस रहे थे, और इसी कारण उन्होंने बिमला जी के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने अफसोस हो रहा था कि पार्टी में जाने की हामी क्यों भरी, लेकिन पोती का जन्मदिन था और इस बहाने उसे देखना नसीब हो रहा था। वो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बस यही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। घर सामने कार जाकर रुकी तो विनोद जी घर को देखकर भावुक हो गए और खड़े होकर एकटक देखते रहे। आदेश ने अंदर चलने को कहा तो वो उनके पीछे पीछे भारी कदमों से अंदर चले गए। जिस दिन घर से गए थे उस दिन कसम खाई थी कि अब इस दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे, लेकिन पोती के कारण कसम तोड़ दी थी। अंदर जाकर पोती से मिले और कुछ देर के लिए खुद को भूल गए। धीरे धीरे शाम हुई और मेहमान आने लगे। सारे मेहमान आ चुके थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। बढ़िया खाना पीना चल रहा था, लेकिन विनोद जी को उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस पोती के साथ साथ थे। आए हुए मेहमानों में से कोई नहीं जानता था कि विनोद जी अब कहीं और रहते हैं। पार्टी चलते चलते काफी देर हो गई और मेहमान भी देर से वापस लौटे। इतनी रात होने के आदेश ने कहा, अब तो मैं काफी थक चुका हूँ, अब तो मैं छोड़ने नहीं जा सकता। इस पर विनोद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन सुबह होते ही निकल जाऊंगा। विनोद ने बात मान ली और सभी सो गए। विनोद जी जाकर अपने कमरे को देखते रहे और सोचने लगे कि कभी ये घर अपना हुआ करता था, आज परायो जैसा लग रहा है। एक एक ईंट अपने सामने रखवाई थी, लेकिन औलाद ने हर चीज से बेगाना कर दिया। जागते जागते किसी तरह से सुबह हो गई और विनोद जी ने आदेश को देखते ही कहा, अब मुझे वापस जाना है, मुझे भी काफी काम होते हैं। आदेश ने कहा, हाँ बस नाश्ता करके निकलते हैं, काव्या और मैं ऑफिस से पहले आपको छोड़कर ऑफिस निकल जाएंगे। विनोद जी हैरान थे कि कैसे उनके बेटे को उनसे जरा सी भी प्यार और ममता नहीं थी। उनको रात को लगा था कि आदेश रात होने का बहाना कर रहा है और सुबह कहेगा कि पापा यहीं रुक जाइए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो झट से चलने को तैयार हो गया था। 9:30 बजे सब कार में बैठे और पहले वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। पूरे रास्ते उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा। विनोद जी आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश करते रहे। आदेश ने वहां कार रोकी तो विनोद जी उतर गए, लेकिन फिर मुड़कर बोले, अरे तुम दोनों कुछ दिखाना है, बस 5 मिनट की बात है, अंदर चलो। आदेश ने छूटते ही कहा, क्या पापा आप भी ना, हम दोनों को ऑफिस भी पहुंचना है, देर हो जाएगी। इसके साथ ही काव्या ने भी कहा, हाँ पापा हमें देर हो जाएगी, ऐसा भी क्या जरूरी है, फिर कभी सही। इस ओर विनोद जी ने कहा, तुम दोनों दोबारा आओगे ही नहीं, आज ही देख लो तो अच्छा होगा। दोबारा मैं कहूंगा भी नहीं और मिलूंगा भी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ चलने की बात मानी तो तुम भी मेरी एक बात मान लो। ये सब सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर आदेश ने काव्या से चलने को कहा। पीछे पीछे चलते हुए काव्या ने आदेश से कहा, तुम्हारे बाप की ड्रामेबाजी अब भी खत्म नहीं हो रही है। ऐसा भी क्या कार्टून दिखाने वाला है जिसे देखकर हम खुश हो जाएंगे? मुंह बनाकर कहती हुई काव्या की आवाजें आगे चलने विनोद जी ने कान में पड़ चुकी थीं और वो इस पर सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर रह गए थे। अंदर पहुंचकर विनोद जी ने मैनेजर से धीरे से कुछ कहा और दोनों को साथ लेकर चल दिए। पीछे से काव्या ने कहा, अब बता भी दीजिए कि आखिर कहाँ ले जा रहे हैं, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? विनोद जी ने सुनकर बाएं हाथ पर आते एक कमरे में कदम रख दिया। कमरे में पीछे पीछे दोनों घुस गए और सामने देखते ही काव्या चीख पड़ी, मम्मी मम्मी,
यहाँ क्या कर रही हो? अपनी माँ को वहां देखकर काव्या सह नहीं पा रही थी और दौड़कर गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। बिमला जी भी हैरान थी और आदेश भी उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया था। ये कैसे हुआ? काव्या बिलख कर रो रही थी और साथ ही पूछ भी रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई और उसे कुछ क्यों नहीं बताया गया। पहले तो बिमला जी कुछ नहीं बोली, लेकिन काव्या उन्हें हिलाकर पूछने लगी कि मम्मी बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ? मेरी मम्मी यहाँ लावारिसों की तरह क्यों है? मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? रोते रोते पूछ रही काव्या को इस बार बिमला जी ने कसकर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, जैसे तेरे ससुर यहाँ है वैसे ही मैं भी यहाँ भेज दी गई हूँ। तू अच्छी बेटी तो क्या अच्छी बहू भी न बन सकी। अफसोस कि तेरी भाभी तुझसे तो अच्छी है कि उसने भले अपनी माँ की बात मानी, लेकिन एक की तो वफादार निकली। तुझ जैसी औलाद पर अफसोस है मुझे, और लानत है मेरी परवरिश पर जो तूने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं समधी जी के सामने इतनी शर्मिंदा हूँ। यहाँ आई तो नजरें न मिला सकी थी। बिमला जी आंखों में आंसू भरे बस बोलते जा रही थीं और विनोद जी पीछे खड़े सब सुन रहे थे। इस समय आदेश भी सिर झुकाए खड़ा था और काव्या का सिर भी शर्म से झुक चुका था। बिमला जी ने कहा, अपनी माँ को यहाँ देखकर तू बड़ा दर्द हुआ, लेकिन ससुर जी को यहाँ भेजकर शर्म नहीं आई? कम से कम आदेश तुम ही ऐसा ना होने देते। तुम भी इस गिरी हुई बहू के कहे में चल दिए। ये तो संस्कार खो ही चुकी थी। इसकी खराब संगत में तुम भी अपने पिता को भूल गए। इतना सुनकर विनोद जी ने आंसू पोंछकर कहा, नहीं बिमला जी, कभी तो मेरे ही संस्कार देने में रह गई थी। जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो बड़ा होकर बाप को ही भूल गया। इसको संगत का असर नहीं बल्कि संस्कार खोना कहते हैं। ये सुनकर आदेश की आंखों से आंसू निकलने लगे और काव्या भी फपक कर रो रही थी। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बिमला जी ने कहा, तुम दोनों की औलाद जब तुम्हारे साथ ऐसे करेगी तभी तुम्हें इस दुख का एहसास होगा कि अपनों द्वारा ठुकराया जाना कितना दर्द देता है। इस बार आदेश विनोद जी के कदमों में गिर गया और रोते रोते माफी मांगने लगा। काव्या भी अपनी माँ से माफी मांगने लगी, मगर उन्होंने कहा, माफी अपने ससुर से मांगो, मुझसे नहीं। काव्या ने भी आगे बढ़कर विनोद जी से माफी मांगी, लेकिन विनोद जी की आंखों के आगे वो दिन फिर जीवंत हो गए जैसे कल की ही बात थी। उस मानसिक प्रताड़ना का दर्द वो कैसे भूल सकते थे। आदेश ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने कर्मों का फल सोचकर डर रहा हूँ। बस प्लीज घर चलिए, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। विनोद ने हाथ छुड़ाकर कहा, रहने दो, अब तुम दोनों जाओ, यहाँ भी खुशी मिलती है और तुम्हारे ताने नहीं मिलते। तुम्हारे साथ जाकर बाकी का जीवन नर्क जैसे रो रो कर नहीं बिताना है। मैं यहीं रह लूंगा। काव्या मिन्नतें करती रही, लेकिन विनोद जी नहीं माने। आदेश भी कदमों को पकड़कर रोता रहा, लेकिन विनोद जी टस से मस न हुए। अंत में दोनों हार मान गए, लेकिन काव्या ने चलते हुए अपनी माँ से कहा, प्लीज मम्मी मेरे घर चलो। लेकिन बिमला जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ आना होता तो पहले ही आ जाती, लेकिन लड़की के यहाँ रहना मेरे उसूलों के खिलाफ है, और जहाँ उसके ससुर की इज्जत नहीं तो मेरी क्या खाक होगी। भूल जाओ कि कभी तुम्हारे घर भी आऊंगी। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ कहने के काबिल नहीं बची थी। आज अपनी माँ से उसे आईना दिखा दिया था जिसकी बात उसने पहले कभी नहीं मानी थी, और वो इसी स्थिति में समझी जब उसकी माँ भी वृद्धाश्रम पहुंच गई। दूसरों के साथ ऐसा करने वाले अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते, और बहू के कुछ भी गलत करने पर बेटे उसका साथ क्यों देते। कुछ चीजें मिलकर सुलझा ली जाएं या दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए। उनके साथ ऐसा करना तो सही नहीं। उनकी उम्र हो गई तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो इंसान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।